दोस्तों, क्या अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? और क्या केजरीवाल जेल से ही सरकार चला पाएंगे? और लिकर पॉलिसी जिसके लिए इतना हो हल्ला हो रहा है, जिसकी भेंट सीएम, डिप्टी सीएम, राज्यसभा मेंबर, सीएम की बेटी और अन्य चढ़ गए हैं, यानी कि जेल में जा चुके हैं, इसमें आखिर ऐसा गलत क्या था? अगर इसमें ऐसा गलत कुछ नहीं था तो इसको वापस क्यों ले लिया गया? दोस्तों, ये हमारे सामने बहुत से सवाल उठकर आ रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट पवन राजपूत इन्हीं सवालों का जवाब आपको देगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। प्लीज मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और प्लीज अगर जिन मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को आगे ग्रुप में फॉरवर्ड जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। क्या ये जो पॉलिसी है, इसमें आखिर ऐसा गलत क्या था जिसके कारण एक दिल्ली के जो सीएम साहब हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है, सीएम केजरीवाल जी हैं, राज्यसभा मेंबर लखनऊ के जो संजय सिंह हैं और जो सीएम की बेटी है, उसको आफ्टर ऑल जेल क्यों जाना पड़ गया? इसमें ऐसा गलती क्या किया हो? इसमें पॉलिसी ऐसी गलती क्या है, किससे का नुकसान किस चीज को हो रहा है? तो इन सारी चीजों के जवाब आप जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि इस समय देश में इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के माहौल में एक पार्टी का सर्वोसर्वी है, सारे नेता बारी बारी करके जेल चले जाएं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के पास या ईडी के पास या सीबीआई के पास कोई भी सबूत नहीं है, इनको बिना सबूत के ही बीजेपी की मंशा के कारण अंदर डाल दिया गया है। परंतु दूसरी तरफ दोस्तों, जब भी तो देखो ना आप, कई में मतलब के लोगों को तो साल साल होने लगा जेल के अंदर बैठे हुए। जैसे सत्येंद्र जैन है, वो भी जेल में है, इवन मनीष सिसोदिया जी को भी जेल में है, या संजय सिंह जेल में है, और इवन अब जो केजरीवाल जेल में है। इनको पर कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा? अगर इन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है तो इनको जमानत मिल जानी चाहिए थी। मान के चलिए आप, अगर किसी ने किसी की शिकायत लगाकर किसी को अंदर भी करवा दिया झूठे आरोप में, अगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा तो कोर्ट से तो बेल आसानी से मिल जाती है उसको, पर कोर्ट इनको बेल भी नहीं दे रहा। और उस पर से ये आरोप ये है कि इन्होंने तो कोई अपराध भी नहीं किया है। तो दोस्तों, यही लीकर पॉलिसी है जिसके कारण ये सारे लोग लाइन बनाकर जेल के अंदर बैठे हुए हैं। उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आखिर ये पॉलिसी है क्या दोस्तों, ये जो पॉलिसी लीकर पॉलिसी है 17 नवंबर 2021 को लागू करी सरकार ने। दिल्ली सरकार ने कहा कि ये जो दिल्ली की शराब पॉलिसी है, इसको एक नए तरीके से बनाया जाएगा और इसमें सरकार को बहुत अच्छा रेवेन्यू भी आएगा। दोस्तों, इन्होंने 17 नवंबर 2021 को ये पॉलिसी लागू करी, जिसके तहत इन्होंने जो पुरानी पॉलिसी थी उसको टोटल मॉडिफाई कर दिया इस पॉलिसी को इन्होंने। और इस नई पॉलिसी के आधार पे दोस्तों, इन्होंने दिल्ली को 32 जोन में डिवाइड किया। हर जोन में 27 दुकानें खुलनी थी। आप देखिए, दिल्ली को डिवाइड किया 32 जोन में, हर जोन में 27 दुकानें खुलनी थी, यानी कि 849 दुकानें खुलनी थी पूरे दिल्ली के अंदर। जो पहले पॉलिसी चल रही थी उसमें 60% गवर्नमेंट की दुकानें होती थी, 40% प्राइवेट सेक्टर दुकानें खोल सकता था। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है, इसके तहत 100% दुकानें प्राइवेट सेक्टर ही खोल सकता है दोस्तों इसके अंदर। और जो सरकार ने बताया कि अब ये 100% दुकानें प्राइवेट सेक्टर खोल रहा है, लेकिन सरकार को जो रेवेन्यू का बेनिफिट बताया इन्होंने कि 3500 करोड़ रुपए सरकार को पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा रेवेन्यू आएगा। बहुत अच्छी बात थी, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही थी, सरकार को रेवेन्यू आ रहा था। यानी कि जो पहले रेवेन्यू सरकार को 6000 करोड़ आता था, अब वो 9500 करोड़ रुपए आएगा, जैसा कि इन्होंने पॉलिसी की ड्राफ्टिंग के समय बताया गया लोगों को कि ये पॉलिसी से सरकार को ये फायदा होने जा रहा है। यहां तक तो कोई घोटाला नहीं था, कोई घुस नहीं है, बहुत अच्छी पॉलिसी बनी है। इस पॉलिसी के तहत ही इन्होंने फीस इतनी बढ़ा दी कि जो L1 की फीस थी वो 8 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी। यानी कि अब इसमें छोटे दुकानदार की एंट्री नहीं होगी, छोटा दुकानदार से बाहर हो गया। चलो, यहां तक भी हजम है बात, क्योंकि सरकार को आफ्टर ऑल रेवेन्यू आ रहा है तो कोई बात नहीं, इतना भी बर्दाश्त किया जा सकता है। छोटा दुकानदार चलाए, बड़ा चलाए, एंड ऑफ द डे सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, अच्छी बात है। ये भी सरकार ने बहुत अच्छा बताया। L7 की जो फीस पहले थी 8 लाख रुपए जो बताई जा रही थी, वो 11 करोड़ 18 करोड़ 11.18 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। सरकार ने पॉलिसियों के
जो ठेके के जो थे रेट रिवाइज कर दिए, लाखों से करोड़ों में कर दिए, सरकार को रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा था, यहाँ तक तो सारा कुछ बढ़िया चल रहा था। पर दोस्तों इस पॉलिसी की शिकायत जो मतलब के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने एलजी साहब को करी कि साहब ये पॉलिसी ठीक नहीं है, इसे तो मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है इसके अंदर। तो एलजी साहब ने उनको पूछा भाई गड़बड़ क्या है आफ्टर ऑल इसके अंदर? कहते हैं गड़बड़ तो है इस पॉलिसी के अंदर क्योंकि इसके अंदर जैसा दिखाया जा रहा है वैसा इस पॉलिसी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। बोलते क्यों क्यों नहीं हो रहा है भाई? इसमें तो सीधे सीधे है सरकार को 3500 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है जो नई पॉलिसी के तहत। कहते सरकार सर जो ऐसा दिखाया जा रहा है एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। बोलते ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बोलते सरकार का इससे रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा जबकि रेवेन्यू सरकार का कम हो गया है नई पॉलिसी आने के कारण। वो बोलता कैसे? अब कैसे आप भी समझ लीजिए थोड़ा सा कैसे। क्योंकि दोस्तों मान लो जो पहले दिल्ली में शराब की बोतल बिकती थी 530 रुपए की, वो अब उस बोतल के अंदर से जो सरकार को मतलब कि रेवेन्यू आता था वो 329 रुपए 90 पैसे के करीब आता था। 329 रुपए 90 पैसे सरकार को रेवेन्यू आता था और 33 रुपए 35 पैसे जो दुकानदार बेचता था उसको रेवेन्यू जाता था। अब देखिए 530 रुपए की शराब की बोतल बिकी, 329 या 30 रुपए मान लीजिए, 330 रुपए सरकार को मिल गए और 33 रुपए 35 पैसे जिस दुकानदार ने बेची उसको मिलते थे। लेकिन अब नई पॉलिसी के में 560 रुपए की शराब की बोतल बिकी जिसमें से सरकार को जो रेवेन्यू आया सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए 78 पैसे और बाकी 363 रुपए 27 पैसे रेवेन्यू किसको गया? दुकानदार को। आप कुछ थोड़ा सा शायद आप समझ रहे होंगे झोल कहां पर है। पहले सरकार को रेवेन्यू कितना आ रहा था? 330 रुपए के करीब, और अब कहां आ रहा है? 3 रुपए 78 पैसे। और रेवेन्यू किसका बढ़ गया? दुकानदार का, क्योंकि दुकानदारों को सरकार ने फ्री हैंड दे दिया कि अब आप जी ये तो जो भी रेट है ये कमाई है ये सिर्फ आपकी है, क्योंकि हमने आपसे एक लाइसेंस फीस के नाम पर जो पैसे बढ़ाकर ले लिए हैं वो सरकार को आ गए हैं। बाकी आप जितने की मर्जी शराब बेचिए, सरकार तो आपसे नाम मात्र था जिस पैसा ले रही है 3 रुपए 78 पैसे। अब दोस्तों ये बात मैं मतलब कि एक ऊपरली नजरिए से देखो चलो ये आपने एक मुश्त पैसे ले लिए, आपको फायदा हो गया, आप जो मर्जी रेट पे बेचे। लेकिन यहां पर भी एक लोचा ये रहा कि जितना रेवेन्यू दिखाया गया उतना भी सरकार को नहीं आ रहा। जो 9500 करोड़ बताया गया वो भी सरकार को नहीं आ रहा। सरकार ने उसमें भी एक करी के उनको रिबेट दी जो बिजनेसमैन थे, सौथ का ग्रुप जिसने के लिए ठेका लिया था उसको रिबेट दिया 144 करोड़ का दे दिया। ये कोरोना के कारण आपकी सेल डाउन हो गई है, जबकि कोरोना में सबसे ज्यादा दिल्ली में शराब ही बिकी थी। सारे लोग जानते हैं सबसे ज्यादा शराब ही बिक रही थी दिल्ली में, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा जी कोरोना के कारण आपकी सेल इफेक्ट हुई है। 144 करोड़ रुपए का उनको योगदान दे दिया गया और छूट दे दी गई उनको दोस्तों। और इसके अंदर जो उनकी कमीशन भी थी वो पहले जो 5% मिलती थी पुरानी पॉलिसी में, ये बढ़ाकर 12% कर दी गई। अब अलार्मिंग स्थिति थी कि सरकार की सेल डबल हो गई इससे। मतलब कि सरकार क्या कह सकते हैं कि लिकर पॉलिसी के कारण जो लिकर की प्राइवेट हैंड में पॉलिसी या ठेकेदार सारे इनकी सेल तो डबल हो गई लेकिन सरकार का रेवेन्यू बिल्कुल लो हो गया। घपला यहां पर नजर आया। एलजी साहब के पास जब ये केस पहुंचा उन्होंने ईडी को उसको सीबीआई को मार्क कर दिया। सीबीआई ने दोस्तों इसको लेकर आगे कार्रवाई करते हुए केस रजिस्टर किया और इंक्वायरी शुरू करी। इसमें ईडी इन्वॉल्व हुई। ईडी ने भी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस रजिस्टर्ड किया दोस्तों। अब जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ तो इसकी आगे कार्रवाई चलना शुरू हुई। इसमें धीरे धीरे जो आपके बहुत से नेता गिरफ्तार होने शुरू हो गए। 14 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि डिप्टी सीएम साहब भी आए बीच में। इसके डिप्टी सीएम साहब ने ही, क्योंकि पॉलिसी चला जो डिपार्टमेंट था लीकर डिपार्टमेंट उनके पास था, मनीष सिसोदिया जी के पास, तो सरकार ने उनको भी मतलब इसका ब्रेन चाइल्ड बताते हुए उनको भी अरेस्ट किया ईडी ने, और संजय सिंह को अरेस्ट किया क्योंकि संजय सिंह भी एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे इसके बीच में। के कविता थी जो तेलंगाना के सीएम की उनकी बेटी थी, उसको भी अरेस्ट हुई इस मामले में। दोस्तों सारा कुछ पुलिंदा बनाने के बाद कि कहां से पैसे आए कहां से क्या गए, ये सारा कुछ एक केस तैयार किया गया बिल्कुल ईडी द्वारा, और उसको मतलब आगे प्रोसीडिंग के लिए केजरीवाल जी जो सीएम थे दिल्ली के उनको सम्मन किया गया। दोस्तों केजरीवाल जी को 9 बार सम्मन किया गया।
परंतु केजरीवाल जी इस सम्मान के लिए हाजिरी नहीं होना पसंद कर रहे थे। वो हर बार कोई ना कोई बहाना लगाकर करते थे। 2 नवंबर से उनको, यानी कि 2 नवंबर 2023 से उनको सम्मान करना शुरू किया ईडी ने। पहला 2 नवंबर को, फिर 21 दिसंबर को, फिर 3 जनवरी को, फिर 18 जनवरी को, फिर 5 फरवरी को, 14 फरवरी को, 22 फरवरी को, और लास्ट में 4 मार्च को भी किया। लास्ट में 16 मार्च को किया उनको सम्मान। लेकिन हर बारी कोई ना कोई उन्होंने बहाना बनाया कि जी इसमें इलेक्शन के कारण मुझे तंग किया जा रहा है, मैंने वासना में मतलब कि योगा करने के लिए जाना है, या ये राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई कारण नहीं बताया गया। हर बार सम्मान को कोई ना कोई बहाना लगाकर उन्होंने वो किया। एट लास्ट उन्होंने थोड़ी सी होशियारी दिखाते हुए गलती ये कर बैठे कि 16 मार्च को वो पेश तो हुए कोर्ट में, लेकिन उन्होंने कोर्ट को कहा कि ये आप मुझे इस बात की श्योरिटी दिलाएं कि जब मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे तब मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन ईडी ने इस दौरान जज साहब से एक मीटिंग करी, जज साहब के सामने सारी फाइलें खोल के रख दी कि ये देखिए साहब, ये पैसा है, ऐसे पैसा आया है और कौन कौन इन्वॉल्व हुआ। जैसा कि उन्होंने जज साहब के सामने पेश किया कि जी ये सौथ का ग्रुप है, इसने रिश्वत दी है, और इसने जो रिश्वत के पैसे दिए हैं ये इन्होंने गोवा के इलेक्शन में और पंजाब के इलेक्शन में खर्च किए हैं, कि कविता के माध्यम से पैसा आया है, ये आदमी ने पैसा दिया, और जिन आदमियों ने पैसा दिया उनको हमने अरेस्ट कर लिया है और उन्होंने वो सरकारी गवाह बन गए हैं इस मामले में। दोस्तों अब समस्या बिल्कुल समझ में आई जज साहब के, कह रही तो अलार्मिंग स्थिति है। जिस आदमी ने पैसा दिया वो अरेस्ट हो चुका है और वो उसने करोड़ों रुपया दिया, उसके बावजूद उसने अपना सारा बिजनेस दांव पर लगाकर इस बात को स्वीकार कर लिया कि जी मैंने पैसा दिया है और इनको केजरीवाल जी को दिया है, कि कविता के माध्यम से दिया है। तो इसका कारण इनकी बेल रिजेक्ट हुई केजरीवाल जी की, और इनको शाम को ही उन्होंने, मतलब बेल तो नहीं थी, केजरीवाल जी को अरेस्ट करने का कोर्ट ने हिंट दे दिया कि आप इनको अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो उसी शाम को फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया दोस्तों। वो भी उनके काफी देर ड्रामा चला, 2 घंटे इंक्वायरी चली, बातचीत हुई, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद काफी संघर्ष के बाद उनको शाम को 9 बजे अरेस्ट कर लिया ईडी ने दोस्तों उनको। दोस्तों अब बात देखिए यहाँ से कि शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हुई। 100 करोड़ का, जैसा कि उन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपया गया इलेक्शन के टाइम, के कविता ने बात करी कि साउथ ग्रुप से, के कविता के माध्यम से गया पैसा सारा। और दोस्तों जो पैसा तो गया, इसके अलावा 6% इन्होंने किक बैक लिया, क्योंकि कमीशन 5 से 12% करी थी, तो यानी कि 6% उसमें से वापस ली हो। सारा कुछ उन्होंने ठेकेदार जो थे साउथ के उन्होंने खोल दिया, क्योंकि उनके लिए अब मजबूरी थी, आगे कुआं पीछे खाई। पैसा उन्होंने दिया, सरकार ने पॉलिसी बनाई उनके हक में, उनको फ्री हैंड दिया कि वो काम कर सकते हैं, परंतु वो काम भी क्या करते हैं, उसके बाद ही पॉलिसी को जब एलजी के पास शिकायत गई उसके बाद इन्होंने पॉलिसी विड्रॉल कर ली। पॉलिसी विड्रॉ करने से ये हुआ लॉस क्या कि उनके पैसे तो पूरे नहीं हुए ठेकेदारों के। जब उनके पैसे नहीं पूरे हुए तो उनका तो लाजमी था कि वो तो कहते चलो आप तो हम ईडी का ही साथ देते, हम तो खुल के कहते हैं, हमें तो पैसे दिए भी हैं और हमारा कोई काम भी नहीं बना, हमें तो मुनाफा कमाने के लिए आए थे, हमें मुनाफा भी ना कमा हुआ। तो इस करके उन्होंने उस सरकारी गवाह बनना ज्यादा पसंद किया। इस बात को लेकर दोस्तों हंगामा मचा। केजरीवाल जी अब जेल में हैं और यहाँ पे आतिशी जी ये हमेशा स्टेटमेंट दे रही हैं कि केजरीवाल जी अब जेल से ही सरकार चलाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्या जेल से सरकार वो चला सकते हैं? केजरीवाल जी जेल से सरकार चला सकते हैं, परंतु जब चला सकते हैं जब अगर कोर्ट परमिशन दे, क्योंकि दिल्ली की जो जेल है वो भी दिल्ली सरकार के अंडर है। अब सरकार का काम क्या होता है, सरकार के पास बहुत सी फाइलें आती जाती हैं, लेके जाती है, बहुत सी फाइलों पर डिस्कशन होना होता है, उसके ऊपर साइन होने होते हैं, परंतु सौभाग्य समझिए कि केजरीवाल जी के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, किसी फाइल पर वो साइन नहीं करते। देखते तो जरूर होंगे क्योंकि दखलंदाजी तो जरूर होगी उनकी। सरकार को जो अगर चलाने का उनका इरादा है तो सरकार वो इस तरह से भी चल रही होगी इनकी। लेकिन ये ऐसा कानून में प्रोविजन नहीं है, यहाँ पर कानून इसके मामले में बिल्कुल खामोश है कि अगर किसी को पकड़ लिया जाए, एमएलए एमपी को, किसी को भी बैठे हुए को, क्या उसको पद छोड़ना चाहिए? कानून इस मामले में शांत है। अगर उनका मामला है कि इनको सिविल केस में तो छूट दी जा सकती है, लेकिन क्रिमिनल केस में इनको छूट नहीं दी जा सकती। क्रिमिनल केस में तो इनको अरेस्ट करना पड़ेगा और अरेस्ट करके जेल में डाला जा सकता है। उसी क्रिमिनल केस के तहत ही इनको जेल में डाला गया है दोस्तों। पर ये जेल से क्या सरकार चल पाएगी?
इसमें भी ऐसा है कि अगर इनको सजा हो जाती है 2 साल से ज्यादा की, तो इनकी तो मेंबरशिप बर्खास्त हो जाएगी, उसके बाद तो कुछ भी नहीं कर सकते, चाह कर भी सरकार नहीं चला सकते। लेकिन अगर ये चाहें तो जेल से कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जेल इनके अंडर में आती है। जेल के इसमें नियम में कुछ भी अमेंडमेंट करना इनके हाथ में है, उसको अमेंडमेंट करके ये वहां से काम तो कर सकते हैं। इसमें कोई लीगली पंगा नहीं अड़ने लगा इस बात को लेके। लेकिन क्या एलजी ऐसा होने देंगे? क्योंकि एलजी चाहेंगे कि ये प्रशासनिक वो मतलब के पोस्ट थी, उसका ये दुरुपयोग हो रहा है, उसकी शिकायत वो सेंटर को कर सकते हैं। सेंटर राष्ट्रपति जी से गुहार लगा सकता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, ताकि प्रशासनिक जितनी भी शक्तियां हैं अब एलजी के हाथ में चली जाएंगी और वो सरकार चलाएंगे। इस मामले में सेकंड स्टेप ये भी हो सकता है कि अगर वो ये चलाने की कोशिश भी करें तो एलजी साहब मतलब के अगर नहीं चाहेंगे तो ये नहीं चला सकते, वहां पे एलजी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। दोस्तों आपको अब थोड़ा सा लिक्विड पॉलिसी का स्कैम समझ में आया होगा, और ये क्या चल रहा है और क्या होने वाला है इसके विषय में। क्योंकि अगर इनको अभी तो कोई रिमांड पे चल रहे हैं 28 तारीख तक, 28 तारीख के बाद अगर इनको जमानत मिल जाती है फिर तो सब कुछ चलता रहेगा जैसे अभी चल रहा था, इलेक्शन भी होंगे, सब कुछ होता रहेगा। अगर जमानत नहीं मिलती इनको, इनका अगर रिमांड और बढ़ जाता है तो इनके लिए बहुत मुश्किल टाइम होगा। हो सकता है कि पार्टी के अंदर से कोई नया लीडर खड़ा हो जाए, या इनके खड़ाऊ रख के ही मुख्यमंत्री की जो पद की गरिमा बचाई जाए और कोई और मुख्यमंत्री के तौर से आगे आ जाए। शायद इनके घर से आगे आ जाए या इनकी पार्टी से कोई ना कोई आगे आएगा, वो तो भी मतलब के कुछ टाइम के बाद ही क्लियर हो पाएंगी चीजें। अभी 28 तारीख तक का हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि पार्टी किस दिशा में जा रही है। दोस्तों जब तक आप अपना भी ख्याल रखिएगा, त्योहार का मौसम है, रंगों को बहुत उत्साह के साथ खेलिए पर किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। ऐसी पॉलिसियां बनाइए जीवन में कि इसका लॉन्ग रन में किसी को कोई नुकसान ना हो सके। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। नमस्कार दोस्तों।